टाइम बज गए 3 साढ़े 3 बज गए होंगे। बादल बादल आए हुए हैं, थोड़ा सा मौसम ऐसा ही हो रहा है, हवा चल रही है, उड़ रही है चीज़ें ये वो। तो भाई सुबह जो बर्तन किए थे वो लगाए नहीं थे, तो वो अभी लगाए। किचन में आ गई हूँ, ये भी आने वाले हैं, अभी भी कभी भी बेल बज सकती है। इनू अभी सो रही है और बस आलू चढ़ा दी। क्यों? क्योंकि आज डिनर में मैंने सोचा है कि ये बहुत दिनों से या तो डिनर में अभी इनका मन किया तैयार हो गई तो मैं अभी जल्दी, जैसे वैसे भी डिनर जल्दी कर लेते तो अभी कुछ और खिला दूँगी। और डिनर में क्या करूँगी कि मैं बेसन की कचौड़ियाँ बना दूँ, और इनको पसंद है बहुत दिनों, वापस इनको कचौड़ी का मन हो गया है। अब मैं दाल की कचौड़ी की रेसिपी तो आप लोगों को दे चुकी थी, तो कचौड़ी में हम कुछ भी किसी भी तरीके की बना सकते हैं। चाहे तो बेसन की बनाइए, चाहे तो आप मूंग मोट स्प्राउट्स होते हैं ना, उनकी भी हम कचौड़ी बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं कचौड़ी। तो मैं सोचूँ बेसन की बना दूँ, बेसन को भून के और वो आटे में भर के और उसकी कचौड़ियाँ बना दूँ। चाहे तो उसे पूड़ी कह लीजिए, चाहे तो कचौड़ी कह लीजिए। और इनकी 2-3 दिन से अच्छा हो रही थी। तो आलू की सब्ज़ी भी को बाहर नहीं मिलती है, गर्म मसाले वाली उबले हुए आलू की, वो बहुत पसंद है। उसके साथ कचौड़ी, हमारे यहाँ राजस्थान में मिलती है आलू की कचौड़ी के साथ आलू की सब्ज़ी के साथ समोसे और कचौड़ी। तो ये है। तो बस अभी आप लोगों के कमेंट्स भी जो है वो मैं रीड कर रही थी तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स रीड करना। अभी आज वाले मैंने रिप्लाई नहीं किया है, करूँगी टाइम मिलते ही। मैं सबको रिप्लाई एक साथ ही करती हूँ। तो उसमें मैंने एक कमेंट देखा कि प्राची जी अब बहुत खुश मिजाज है लेकिन खुश मिजाज पता है मैं क्यों हूँ? जिस इंसान को जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ तब से मैं खुश मिजाज हूँ। क्यों? जिस इंसान को डेली 1000 या 1500 या कभी कभी 2000 लोग देखते हो, उसके छोटे से छोटे काम को एप्रिशिएट करते हो, उसकी बातों को मानते हो और जो है उसकी खुशी में खुश होते हो, उसके दुख में दुखी होते हो। और कोई पाकिस्तान से मुझे प्यार देखता है, लव फ्रॉम पाकिस्तान, कोई मुझे नेपाल से देखता है, कोई मुझे महाराष्ट्र से देख रहा है, कोई मुझे गुजरात से देख रहा है, कोई राजस्थान से, ऐसे ही पूरे इंडिया से, प्लस इंडिया के कुछ बाहर लोग भी मुझे देख रहे हैं और मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे पॉजिटिविटी दे रहे हैं। ऐसे इंसान का खुश मिजाज होना तो जायज़ ही ना, क्यों ना मैं खुश मिजाज रहूँगी। आप लोगों की वजह से मैं खुश मिजाज देती हूँ। कैमरे के सामने मुझे ये लगता है कि आप मेरे सामने खड़े हैं, आप सारी बहनें मेरे सामने खड़ी हैं और मैं आप लोगों से जो है वो बातें करें, तो मैं इस वजह से आपको खुश मिजाज देखती हूँ। वरना मैं खुश मिजाज भी हूँ, दुख मिजाज भी हूँ, मैं गुस्से वाली भी हूँ, बहुत तेज गुस्सा भी करती हूँ, शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। मैं 2-3-4 बार आप लोगों को कह चुकी, मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, ठीक है। कि गलत मैं सहन कर ही नहीं सकती किसी भी तरीके से। सहन कर जाऊँ तो 4 महीने 5 महीने 6 महीने चुप रह सकती हूँ, लेकिन जब मेरा गुस्सा फूटता है तो ज्वालामुखी के जैसे फूटता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही अच्छी हूँ, नहीं, गुस्से वाली हूँ मैं। तो मैं झूठ नहीं बोलती, क्योंकि झूठ बोलना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खुश मिजाज में अब रहने लगी हूँ 2-3 सालों में, जब से मैंने यूट्यूब पे मैं आई हूँ। तो इस वजह से मैं कहती हूँ यूट्यूब ने मुझे बहुत कुछ दिया है। नेगेटिविटी बहुत कमी दी होगी, लेकिन पॉजिटिविटी मुझे बहुत ज़्यादा मिली यूट्यूब से। आप लोग मुझे मिले जो कि मुझे खुश रखते हैं, इस वजह से मैं आप लोगों को खुश मिजाज देती हूँ। कैमरे के सामने तो मैं कुछ ज़्यादा ही खुश रहती हूँ, क्योंकि आप लोग, मैं समझती हूँ आप लोग इसके पीछे हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, इसलिए। वरना मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे भी सुख भी, खुश होती हूँ, मैं दुखी भी होती हूँ, मेरे भी संवेग है मेरे अंदर भी गुस्सा भी है, प्यार भी है, सब कुछ है। तो हूँ मैं नॉर्मली, लेकिन कैमरे के सामने मैं कुछ ज़्यादा ही खुश इसलिए रहती हूँ क्योंकि इतना प्यार देने वाले जो लोग हैं वो मुझे देख रहे हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरे छोटे छोटे काम को। तो चलो आज वो शाम के खाने की तैयारी भी करते हैं, प्लस ये आते हैं तो इनसे पूछती हूँ क्या वो लेंगे। तो बस यहाँ पे जो अपना डिटॉक्स वाटर है वो मैं ले लूँगी। आप लोगों के सामने बैठ के मैं इसलिए पीती हूँ ताकि आप लोगों को भी याद आ जाए कि आप लोगों को भी खूब सारा पानी पीना है, ठीक है। इस वजह से पीती हूँ। और फिर जो है मेरे को याद आया, क्योंकि ये आने वाले थे तो मुझे याद आया 2-3 रोटियाँ, आटा बचा हुआ था ना तो वो फिक जाता है, फिर इसलिए तो मैंने 2-3 रोटियाँ सुबह को ही बना के रख दी। तो फिर मैंने मिक्सी में जो है पूरा इसका चूरा बना लूँगी। तो रोटी के कटलेट्स मैं बनाने वाली हूँ। तो ये मैंने चूरा किया रोटी का और फिर बस उसको एक बाउल में निकाल लिया। तो बची हुई रोटी का बहुत अच्छा सदुपयोग है, आप लोग भी करके देखना। फिर बस प्याज व्याज काट रही हूँ ये सब डाल के, और बहुत टेस्टी जो है ना वो कटलेट बने थे। तो रेसिपी आप लोगों को मैं दे देती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए 3 रोटी का ये मैंने
मिक्सी में पीस लिया है 3 रोटी को, ठीक है। यहाँ पे 1 आलू मैं यहाँ पे ऐड करी हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा आलू भी डाल सकते हैं, बट मैंने आलू जो है वो सब्ज़ी के लिए उबाले थे ना, इस वजह से ज़्यादा नहीं ऐड किया। आप चाहें तो पत्ता गोभी, शिमला मिर्च जो चाहें वो डाल सकते हैं इसमें सब्ज़ी, ठीक है, जो मनपसंद की हो, कद्दूकस करके या छोटा छोटा कट करके। यहाँ पे फिर मैंने 1 प्याज काट के डाल दिया, 1 हरी मिर्च भी डाल दी, फिर नमक, हल्दी और हींग और लाल मिर्च पाउडर भी इसमें मैंने डाली। मिर्ची थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी मेरे अकॉर्डिंग, तो गरम मसाला भी आप डाल सकते हैं, अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी के छींटे दिए हैं मैंने, तो यहाँ पे अमचूर भूल गई थी तो अमचूर डाल दिया है। हरा धनिया डाल दीजिए, फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, तो ये एक डो टाइप बन जाएगा रोटी, आलू, प्याज व्याज का सबका। आप मिक्स वेज भी इसमें डाल सकते हैं, बहुत सारी वेज, पनीर भी डाल सकते हैं। फिर इसे कटलेट का शेप दे दीजिए, जो शेप आप देना चाहते हैं वही शेप आप दे दीजिए। शेप में ये ना हमें जो पसंद है, बच्चों को जो पसंद है वो दे दीजिए हार्ट शेप की। जो बच्चे रोटी नहीं खाते हैं वो इसे बहुत अच्छे से खा लेंगे, क्योंकि रोटी रोटी खाते हुए वो बोर हो जाएंगे इस वजह से। तो बस यहाँ पे मैंने ऑयल चढ़ा रही हूँ, शैलो फ्राई करूँगी मैं, डीप फ्राई नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि रोटी भी देखो पकी हुई है, आलू भी पका हुआ है। तो बस इसमें थोड़ा सा तेल मैं डालूँगी कढ़ाई में, और फिर क्या करेंगे, हमारे जो कटलेट्स हमने तैयार किए थे वो हम कढ़ाई में डाल देंगे, और दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक, क्रिस्पी होने तक लो टू मीडियम फ्लेम में इन्हें पका लेंगे। तो ये देखिए, छोले के साथ भी खाओ तो भी अच्छी लगेगी, हरी चटनी के साथ खाओ, सॉस के साथ खाओ, और ये वाली टिक्की से आप, ये वाले कटलेट से आप बर्गर भी बना सकते हैं। तो आप बर्गर भी बना सकते हैं इससे, बहुत अच्छे कटलेट बने थे, और बर्गर भी बहुत अच्छा बनेगा इससे। तो रोटी की रोटी हो गई, हेल्दी का हेल्दी हो गया, टेस्ट में भी जो है वो फ़र्क आ गया। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना देखने में। तो मैंने भी एक टेस्ट कर लिया था, 2 तो नहीं, 1। मैं क्या दिन भर तो कुछ लेती नहीं हूँ, फिर ये लोग आते हैं तो इस वजह से मैं इस टाइम पे थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, ताकि ज़्यादा कैलोरीज़ नहीं जाए। पतले होने में ये है कि जितनी कैलोरीज़ हम ले रहे हैं वो बर्न हो जाए, अगर बर्न नहीं होगी तब हमारा फैट जो है जमा होने लगेगा हमारी बॉडी पे। तो फिर ना बहुत तो नहीं, कम बारिश हुई थी, उतनी नहीं हुई थी जिस दिन एक दिन पहले होती, तो डेली आजकल ना बारिश हो जाती है। तो यहाँ पे फिर से बारिश हो गई थी, तो बस कपड़े वपड़े अंदर लेके आ गए थे जो बाहर सूख रहे थे। फिर मैंने वही शाम का, आपको पता है रूटीन, तो बारिश और हो जाती तो और भी ज़्यादा फैल जाता है, तो और घर भी तो छोटा है ना इसलिए। तो फिर ना बस इसको सेट कर देती हूँ मैं, शाम को, हर शाम ना सेट कर देती हूँ। तो बस वही सेट कर रही थी, फिर झाड़ू पोछा करना पड़ता है। ये बार बार ये लो इलू और ये ना आते जाते हैं अंदर, तो मुझे करना पड़ता है साफ़, पैर भी लाते हैं और सब होता है, तो इस वजह से, और सब कुछ बिखरा रहता है, तो एक बार साफ़ करना शाम को ज़रूरी हो जाता है। फिर बस वो कपड़े बाहर से लाते, ये फ्रॉक जो है गीली हो गई थी तो मैंने उस तरफ कर दी कि वापस से सुखा देंगे। तो यहाँ पे बस वही हर रोज़ का काम, कपड़े समेट रही हूँ। तो बस यहाँ पे कपड़े वपड़े जो है वो समेट लूँगी, फिर थोड़ा सा बाहर चली जाऊँगी, क्योंकि ये और इलू बुला रहे थे। इलू को बहुत रहता है, मम्मी थोड़ा सा बाहर चलो, साथ में बात करते हैं, ये तो ये लोग होते हैं तो बुला लेते हैं, तो बस थोड़ा सा शूट भी कर लेती हूँ। तो बस ये मौसम बड़ा ही अच्छा हो रहा था, और देखती रहती हूँ अपने पौधे भी कि कोई निकला या नहीं निकला। तो 1-2 पौधे निकल आए हैं, पता है, रिज़ल्ट अच्छा आया। कद्दू जो होता है ना, कोड़ा जिसे कहते हैं, पंपकिन, वो निकल आया है। वो 4था दिन होगा ये, तो 4थे दिन में ये देखो निकला है, और जैसे ही निकला ना बहुत बड़ा अपने आप से हो गया ये। जैसे ही जब पौधा निकल जाता है तो बड़ा बहुत जल्दी होता है। ये खीरा मैंने डाला हुआ था, तो खीरे का भी एक पौधा आ गया था। बस वापस किचन में आई हूँ, अभी कुछ देर बाहर बैठ गए थे, और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो थोड़ा बहुत खेलने लगे, बातें करने लगे। इलू जो है मेरा ही व्लॉग देख रही थी, तो मैं भी देखने लगी, देखूं तो सही मैं कैसी लगती हूँ ये सोच के। तो बस आलू आज कुछ ज़्यादा ही उबल गए हैं, तो वो बस थोड़ी ज़्यादा रस वाली सब्जी नहीं होती है समोसे या कचौड़ी के साथ, वो या बेडई पूड़ी होती है ना, बेडमी पूड़ी, उसके साथ वैसी वाली बनाऊंगी। और बस देखिएगा। तो बस यहाँ पे टमाटर को रफली मैंने काट दिया और चॉपर में डाल दिया था, ताकि एक प्यूरी सी बन जाए, और एक हरी मिर्च भी मुझे साथ ही में डाल देनी थी। और आलू जो थे वो उबले हुए थे लेकिन ज़्यादा उबल गए थे, तो बस वो बाहर जैसी सब्ज़ी बनानी थी। तेल डाला मैंने, 2 लौंग डाली और काली मिर्च डाली, तेज पत्ता डाला और राई डाली और हींग डाल दी, ठीक है। फिर ये जो टमाटर हरी मिर्च की मैंने डाल दी प्यूरी, इसे पकने दिया, और फिर इसमें नमक डाला, इसमें हल्दी डाल दी, इसमें लाल मिर्च डाल दी, और फिर धनिया पाउडर डाल दिया। इसे मिक्स कर लिया और तेल छूटने तक इसको पका लिया। फिर डाल दिए आलू। आलू बहुत रफली चॉप किए थे, वैसे भी उबल गए थे, और बाहर की सब्ज़ी में ऐसे ही होते हैं ना, छोटे छोटे बहुत अच्छे सेम पीस में नहीं कटे हुए होते हैं। तो ऐसे करके आलू डाल
के पकाए, फिर मैंने थोड़ा ज़्यादा रस डाल दिया, रसीली वो होती है ना बाहर की सब्ज़ी, इसलिए फिर कसूरी मेथी डाली, फिर मैंने गरम मसाला डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। तो हमारी अमचूर पाउडर भी डाल दिया था थोड़ा। तो हमारी जो सब्ज़ी थी ना बिल्कुल मार्केट जैसी, हलवाई जैसी बनी थी, जो बेड में पूरी के साथ नहीं होती है वैसी। तो फिर बस आटा जो है वो छान लूँगी मैं, क्योंकि कचौरी आज आटे वाली बना रही हूँ, वो पूरी टाइप नहीं होती है बेड में पूरी टाइप वैसी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 4 कप के करीब है, 3.5 कप मैंने आटा लिया था। हाँ, 3.5 कप मैंने आटा लिया था, इसलिए कि आटा बच जाए तो फेंकना नहीं चाहिए, रोटी बन जाए तब तो ठीक है, फिर वो थोड़ा सा भी फेंके तो अच्छी बात नहीं है, इसलिए। तो ये 3-3.5 कप मैंने आटा लिया है। इसमें मैं डालूँ आधा कप के करीब तेल मोयन। तो इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। मैं हाथों से ही मिक्स करती हूँ, अच्छे से मिक्स करती हूँ, फिर ही कोई मसाले डालती हूँ ताकि मोयन एक बार अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, वही फिर मैं बता रही हूँ, पहचान यही है, मुट्ठी बनने लग जाए मोयन की तो सही मोयन डला है हमारा, इसका मतलब। तो फिर 1 चम्मच मैंने अजवाइन डाल दी इसमें, और 1 चम्मच जो है नमक डाल दिया था, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और पानी की सहायता से थोड़ा टाइट डो जो है वो गूँथ लेंगे, थोड़ा टाइट, बहुत ज़्यादा नहीं, रोटी जैसा इतना पतला सा भी नहीं गूँथना है और बाटी जैसा बहुत टाइट भी नहीं करना है, ऐसा हो कि हाँ थोड़ा टाइट हो, उतना वैसा हमें आटा जो है वो गूँथ लेना है। तो ये बस हमारा आटा तैयार हो गया है, थोड़ा सा टाइट सा। फिर थोड़ा सा ऑयल ऊपर और डाल देंगे और फिर इसको एक बार और मसल के ढक करके 10 मिनट के लिए सेट होने देंगे आटे को। तो बस ढक कर रख दिया था और 10 मिनट के लिए। फिर यहाँ पे बेसन की तैयारी करें, ऑयल डाल दिया, राई डाल दी, हींग डाल दी, ठीक है। फिर जो है हम क्या करेंगे कि ये काली मिर्च और लौंग का मैंने ना पाउडर थोड़ा दरदरी पीस के डाल दिया, और फिर 1 हरी मिर्च कटी हुई डाल दी। आप चाहें तो इस स्टेज पे प्याज भी डाल सकते हैं। फिर मैंने 2 कप के करीब जो है, 2 कप था, पता नहीं उससे ज़्यादा था, 2 कप होगा। फिर बेसन डाल दिया, बेसन छना हुआ है ये, ठीक है। तो ये डाला और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। बेसन को बहुत अच्छे से भून लेना है, खुशबू आनी चाहिए, थोड़ा सा ब्राउन सा हो जाना, बहुत ब्राउन नहीं, गोल्डन ब्राउन सा बेसन जो है वो हो जाना चाहिए। तेल आपको कम लगे तो तेल आप पहले से थोड़ा सा ज़्यादा रखें, मैंने थोड़ा सा और डाल दिया था ऊपर से, ठीक है। फिर हम कसूरी मेथी डाल देंगे यहाँ पे, और फिर नमक डाल दिया मैंने, और फिर हल्दी डाल दी थोड़ी सी, और फिर डाल दिया लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। फिर ये गरम मसाला और अमचूर पाउडर भी डाल दिया। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। और मैंने अचार मसाला भी डाला है, अचार का मसाला भी डाला है, 2 चम्मच अचार का मसाला भी डाला है, उससे अचारी टेस्ट आता है इस वजह से। साथ ही मेरा कोई पानी गर्म हो रहा है मेरे लिए तो ये मैंने और ये अमचूर शायद डाला है, वो करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी जो स्टफिंग है वो रेडी हो चुकी है। तो अचार मसाला डालना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर बस वही किचन की क्लीनिंग, और क्योंकि कुछ करो तो बहुत सी चीज़ें बिखर जाती, कई तरीके के मसाले भी हम यूज़ लेते हैं तो वो भी जो है हमारे बिखर जाते हैं, आटा लगाते हैं तो आटा भी बिखर जाता है। एक साथ ही मैं थोड़ी सी क्लीन कर देती हूँ, हाँ बीच बीच में करती रहती हूँ, इसलिए कि एक साथ बहुत ज़्यादा बाहर ना पड़े। तो ये सामान भी मेरा ना आया हुआ था तो मैंने डाला नहीं था, इस बार बहुत कम सामान आया है ग्रॉसरी का, क्योंकि सारा कुछ रखा हुआ था, बेसन, मैदा, सूजी, सब कुछ रखा था इस वजह से। फिर जो है मैंने अपना गर्म पानी, मैंने बताया था ना चढ़ा हुआ था अजवाइन, सौंफ और जीरे वाला, वो मैंने लिया क्योंकि मैं कटलेट ले चुकी थी। तो फिर उसके बाद मैंने ये 1 से 2 बार ले सकते हैं या 3 बार, ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए। जैसे किसी को अजवाइन गर्म करती हो तो वो ना ले, ठीक है। तो इस वजह से मुझे अभी ये सही लग रहा है, बहुत कम मात्रा में मैं डालती हूँ ताकि उनका सत भी निकल जाता है। और ये तो ये साथ में सो रहे थे, फिर सोते बहुत कम ही है, आधा घंटे के करीब, लेकिन हाँ एक आराम तो चाहिए आदमी को। फिर ये देखिए इंद्रधनुष आ गया था, बहुत दिनों बाद देखा, इस वजह से इन्होंने कहा यार शूट करो, सबको दिखाना। तो ये इंद्रधनुष निकल आया था तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया आप लोगों के लिए। इन लोगों को बहुत मज़ा आता है, और ये तो बिल्कुल बच्चे के जैसे, इलू के साथ इनको ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत खेलते हैं इलू के साथ। जब भी कोई बारिश हुई तो चल इलू नाव बनाते हैं, चल इलू हवाई जहाज़ बनाते हैं, फिर अपन हवा में उड़ाएंगे। तो देखो ये ऊपर से कह रहे थे कि मेरी वीडियो बनाओ, इनको बहुत शौक है वीडियो में आने का, क्योंकि मीडिया की फील्ड से है ना, तो इनको कोई शर्म वरम तो है नहीं। तो फिर है ना देखो ये उड़ा रहे हैं जो ये एरोप्लेन बनाया था इन लोगों ने वो उड़ा रहे हैं ये। तो फिर मैं किचन में वापस आ गई थी कचौड़ी बनाने के लिए। इन लोगों ने कहा कि जल्दी खा लेते हैं, इन लोग को भी फिर 8 बज जाती हैं देखो खाते खाते। तो मैंने कहा हाँ खा लेती हूँ, तो मैं भी वॉक हो जाएगी, क्योंकि अब कोई टेस्टी चीज़ बनाने तो हमें भी थोड़ा सा लगता है ना यार एक खा लेंगे यार। तो फिर तेल चढ़ा रही हूँ, जब तक तेल गर्म होगा तब तक कचौड़ियाँ बेल करके तैयार कर लूँगी। वैसे तो मैंने इनको बुलाया था कि तुम मेरी हेल्प करवा दो तलने में, फिर मैंने एक साथ ही बना ली थी, 5-7 बनाती गई और जो है वो
तलती गई, फिर साथ में जो है फ्राई हो गई। तो इस तरीके से बस बना लेंगे, जैसे हम स्टफ्ड पूड़ी बनाते हैं ना, उसी तरीके से बना लेनी है। बहुत दबाव देकर नहीं हमें बेलना है। तो पास से भी मैं अभी आपको दिखा दूंगी कि कैसे बनी है। वही कचौड़ी जैसे बनाते हैं वही, ये बेला थोड़ा सा लोहे को, और फिर इसमें स्टफिंग भरी 1 चम्मच के करीब, और इसे जो है पैक किया। ये देखिए इस तरीके से पैक कर देंगे, और बस इसको फिर अच्छे से बंद करके और थोड़ा सा बेल लेंगे। बहुत हल्के हाथों से, बहुत कम बेलना है। ये तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ इसलिए आप लोगों को जोर लगता होगा। तो ऐसे मैंने सारी बेल ली थी, और फिर इन्हें जो गरम तेल हो गया था उन्हें मीडियम फ्लेम पे ही, हमको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इनको पकाना है, तभी जाके कचौड़ियाँ वगैरह जो है ना क्रिस्पी होती है। अगर हम जो वो फुल आँच पे पका लेते हैं ना इनको, तो ये पक तो जाएंगी, ऊपर से तो ब्राउन ब्राउन कलर हो जाएगा, लेकिन अंदर से कच्ची रह जाती। इसलिए बिल्कुल थोड़ा सब्र के साथ पकाएं। कचौड़ी समोसे जो भी हो, तो लो टू मीडियम फ्लेम में 10-15 मिनट लग जाते हैं यार अच्छी क्रिस्पी होने में। तो ये देखिए हमारी कचौड़ियाँ जो हैं वो बनकर तैयार हो चुकी है, या फिर इन्हें बेड में पूरी टाइप ही कह दो यार। तो वो है स्टफ्ड पूड़ी है, तो लेकिन है ये कचौड़ी बहुत क्रिस्पी थी यार, बहुत क्रिस्पी थी। तो ये देखिए हमारी कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। तो फिर बस वही था, आलू की सब्ज़ी थी, 2 तरह की चटनी थी, हरी और मीठी बनी हुई थी, और फिर आलू की सब्ज़ी। और ये बहुत टेस्टी थी यार, बहुत टेस्टी थी सच्ची में। बना के देखना ये वाली सब्ज़ी और ये वाली कचौड़ी, कभी जो है ना स्पेशल बनाना चाहो ना तो ये वाली बनाना। बनाते भी होंगे कई लोग, आप लोगों में से बहुत लोग बनाते भी होंगे, है ना। तो ये बहुत टेस्टी लगती है यार, मुझे बहुत पसंद आई। बेसन की कचौड़ी ख़राब भी नहीं होती है। तो समोसे भी मैंने बनाए थे ना एक बार। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वही वाला ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। कल मेरे फ़ोन जो है ना वो चार्ज नहीं था, तो फिर मेरा मन भी नहीं हुआ चार्ज होने में, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। ठीक है, तो आज सुबह हो गई और अभी भी 10 बज गए हैं ना। इलू आज ना, इलू सो रही थी, तो आज कुछ भी नहीं किया। एक वीडियो मुझे जो है कंप्लीट करनी थी एक्सरसाइज वाली, वो कंप्लीट की मैंने बैठ के, और कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि इलू कूलर में सो रही थी, तो मैंने कहा चलो आज सोने देते हैं यार। कभी कभी तो ये सोती, वरना ये 6 बजे 6:30 बजे उठ जाती है, तो फिर कूलर में एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं हो सकती है। तो मैंने कुछ, मेरी सफाई नहीं हुई ना एक्सरसाइज वगैरह हुई। तो साइकिल करूँ तो उसका गड़गड़ आवाज़ होती है, तो उससे उसकी नींद खराब होती है, तो मैंने की नहीं। तो अब मैं करूँगी, लेकिन पहले ना किचन में थोड़े से बर्तन है वो करूँगी। और दूसरा मैं कल परसों वो लाए थे ग्रॉसरी का सामान, बहुत कम लाई इस बार, वो लाई थी। तो बस ये 2 दालें खत्म हुई थी, बाकी सारी मेरे पास रखी है। घी भी पहले ले आए थे, तो 3 पैकेट तेल लिया, 10 kg आटा आया है। ठीक है, और ये पाव भर दालें, थोड़े बादाम क्योंकि थोड़े रखे हैं, और किशमिश और साबूदाना, सामक। ठीक है, कभी कभी मैं फलाहार पे भी रहती हूँ, तो इस वजह से। और ये 2 मसाले जो है ख़त्म हो गए थे, हींग विंग सब ले आए थे। ये देखो, ये मसाले नहीं थे वो। और ये नारियल का बुरादा मेरा ख़त्म हो गया था, वो लिया, क्योंकि इसकी चटनी बनती है, तो चटनी बनाती हूँ ना मैं। ये मूंग लाई मैं स्प्राउट्स के लिए, मोठ रखे ही हैं, और छोले, राजमा और चने ये सब रखे थे। बेसन रखा है 1.5-2 किलो, मैदा रखा है, सूजी रखी है, और चीनी ख़त्म हो रही थी, तो 3 किलो चीनी ली। और ये मखाने मुझसे पूछा था, फूल मखाने होते हैं ना, पॉपनट भी कहते हैं, लोटस सीड भी कहते हैं शायद। और ये ना किसी ने मुझसे पूछा था कि कितने का आता है। पारुल जी हैं, धनराज जी की आईडी से, कोई पारुल जी गुजरात की है शायद, मे भी। तो उन्होंने पूछा था दीदी कितने के आते हैं कभी, फिर मैं उस टाइम बताना भूल गई, तो मैं अभी बता रही हूँ। ये 250 ग्राम का पैकेट होता है, ये राजभोग वाला ही लेती हूँ मैं, खुले भी मिलते हैं वैसे। तो ये आता है पाव भर 140 या 45 का आता है, क्योंकि लास्ट लिस्ट में मैंने देखा 2 पैकेट मंगवाए थे, उसमें था 290 का, तो यानी 100 और 45, 145 का हुआ। अभी वाली लिस्ट में मैंने देखा नहीं है कि कितने का है। और वैसे शायद ये इतना सामान ही जो है वो 1350 का आया है। और ये मैं लाई थी भुने चने, नहीं होते जब हमें चाय के साथ जैसे कभी भूख लगे, कुछ खाने का मन हो, तो ये 1 मुट्ठी खा लो तो हमारा वेट नहीं बढ़ता है। ये खा लेना चाहिए उस टाइम पे 4-1 बजे के समय। या फिर ये बिना छिलके वाले भी ले लोगे ना, तो उस पर इसकी चाट भी बन जाएगी। नमक, थोड़ा सा मिर्ची, थोड़ी सी प्याज, टमाटर, खीरा ककड़ी, ये सब डाल दिया। तो चलो पहले मैं इनको भर लेती हूँ, और फिर जो है आगे के काम करते हैं।
रखी थी, उड़द की, अरहर की, मूंग दाल की, और डब्बों में अलग पड़ी है, तो यही खत्म हो रही थी तो ये मैंने मंगवाई। और चना दाल थोड़ी खत्म हो गई। ये इनको थोड़ा बाद में करूंगी, ये थोड़ा फ्रीजर में रखी थी तो सूख जाए अच्छे से, नमी ना रही। तो यहाँ पे बस बेसन को छान कर ही भरूंगी। वो होता है ना, छना हुआ होता है तो फिर वो छानने की टेंशन नहीं रहती, इस वजह से। अभी आटा भी मैंने नया भरा है, लेकिन मैंने उसको छाना नहीं है, उसको छानना है यार। ये मैंने अपने लिए चने जो भूंगड़ी वाले मंगवाए थे वो भर दिए एक डब्बे में, और डब्बे वो भी मुझे सब साफ़ करने, डीप क्लीनिंग करनी है किचन की भी। तो यहाँ पर बस बर्तन कर लूँगी, ढेर सारे हो जाते हैं मैं, क्योंकि आपको पता है मैंने पहले बताया नहीं बताया, मैं जो बर्तन करने लायक नहीं होगा ना वो भी सिंक में डाल देती हूँ। चलो इसको भी कर लेते, तो ऐसे करके मेरे बर्तनों का अंबार जो है वो मेरे सर पे हो जाता है। तो बस मेरे ढेर सारे जो बर्तन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और बस बैठी हूँ। बहुत सारे हो गए थे, मेरी क्या आदत है, मैं इधर उधर के भी निकाल लेती हूँ। जो बर्तन मांजने लायक नहीं होगा ना वो भी मैं निकाल लेती हूँ, यार इसको भी धो लेते हैं, इसको, तो फिर वो और बढ़ते जाते हैं। ऐसे हो जाता है मेरे साथ ये वाली। तो बस हो गए हैं, और कई कमेंट्स ना स्पैम में जाते हैं आप लोगों के, या तो लंबे लंबे होते हैं इस वजह से, या पता नहीं क्यों। तो जिन लोगों की अगर मैं रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर पा रही हूँ या किसी को रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, तो ऐसा मत समझिएगा कि मैंने आपको रिप्लाई नहीं किया, आपका कमेंट मुझ तक पहुँचा ही नहीं है। फिर मैं स्पैम कमेंट्स या फिर हेल्पफुल रिव्यू में जो जाते हैं उन पर देखती हूँ, तब मुझे पता चलता है चलो ये कमेंट भी आया है, ठीक है। उसमें ऐसे कई जो है बातें होती हैं। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मुझसे शेयर करते हो अपने घर की भी बातें, अपनी प्रॉब्लम्स जो है मुझसे शेयर करते हो, सारी आप लोग मुझे बता देते हो कि हमारे साथ ये हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। कुछ लोग मेरे से राय भी मांगते हैं कि दीदी ऐसे में क्या करें। तो देखो क्या करें, तो मैं क्या बताऊँ, देखो जो भी है ना, हर घर की एक ही कहानी है। ऐसा नहीं है कि आप ही के घर में ऐसा हो रहा है, हर घर की एक ही कहानी है, उसका कुछ किया नहीं जा सकता मेरे ख्याल से। तो और ये भी नहीं है कि एक साइड ही गलत है, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो मेरा तो ये मानना है, तो अगली पार्टी गलत है तो हम भी थोड़े बहुत गलत होते हैं। तो ऐसा है कि हर घर की ये कहानी, तो उस चीज़ को हमें ना, ये होगा, डेली होगा, उस चीज़ को हमें थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा। भूल तो हम नहीं सकते, ना ही हम इससे भाग सकते, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। जब इंसान इग्नोर करेगा ना तभी आगे बढ़ सकता है। भूल तो नहीं सकते हम अपने पास्ट को, या जो हमारे साथ कुछ गलत हो रखा है या किसी ने हमारे साथ गलत किया है, तो हम उसे कभी लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। जो चीज़ें माफ़ करने योग्य होती हैं हम उसे माफ़ कर देते हैं, जो नहीं होती है वो हमें नहीं कर सकते, ये मैं भी समझती हूँ। तो इस पर मैंने वीडियो बना भी रखी है। एक वीडियो आपको पिछले साल मैंने बनाई थी, भूतकाल को जो है भूल जाओ या इग्नोर कर दो। भूल तो नहीं सकते, नहीं तो आपका भूतकाल जो है आपको भूत बनकर खा जाएगा, ये टाइटल था। तो उसमें आप देख सकते हैं। तो पास्ट को सिर्फ इग्नोर ही हम कर सकते हैं, या जो किसी ने हमारे साथ बुरा किया है उसको हमें इग्नोर करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। वरना इससे होगा क्या, हमारी ही जो लाइफ है ना वो जहन्नुम बन जाती है मेरे हिसाब से। तो जब तक हम उस चीज़ को सोचते रहेंगे तो हमारी लाइफ जहन्नुम बन जानी है। तो मैं अगला तो किसी का कुछ कह नहीं सकती कि कौन किसने आपके साथ क्या किया और वो सुधरेगा या नहीं सुधरेगा भविष्य में, ये मैं नहीं कह सकती। लेकिन हाँ, एक चीज़ हम कर सकते हैं, मेरे माइंड में ये सब देख के सुन के ये सब चलता रहता है कि ठीक है, हमारे साथ जो हो गया सो हो गया, ठीक है, हमारे साथ जो बीत गया उसे बीत जाने दो और इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ। लेकिन एक प्रण लो कि भविष्य में हम किसी के साथ ऐसा नहीं करें, क्योंकि आपके अगर बच्चे होंगे, बेटे होंगे, तो भविष्य में वो भी बड़े भी होंगे, उनकी भी शादी होगी, बहू आपके घर में आएगी, तो उसे बहू मान के नहीं, बेटी मान के मैं आपसे कह सकती हूँ सिर्फ, क्योंकि आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग मेरा कहना मान रहे हैं। तो एक मिलके ये कदम हम ज़रूर उठा सकते हैं कि जो अगर आप, मेरा तो जैसे लड़की है तो बेटा है नहीं, अगर होता तो मैं एक मिसाल कायम कर देती। मैं अपनी सोच बता रही हूँ कि अपने बच्चे से ज़्यादा मैं किसी और के बच्चे को प्यार देती।
लेकिन अब मेरी तो बेटी है, अगर आप लोगों के भी बेटे हैं और भविष्य में बहू भी आएगी तो बहू नहीं बेटी मानकर उसको लाना और इतना प्यार देना, अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार उसे आप देना कि मिसाल कायम हो जाए। जो हमारे साथ हुआ है वो अगली बच्ची के साथ ना करें, ये मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से, ठीक है। अगर आपको सही लगे तो क्योंकि जो हो गया आप लोगों के साथ, जो बीत गया सो बीत गया, उसको इग्नोर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, खुश रहिए। लेकिन भविष्य में ये प्रण भी लीजिए कि अगली किसी की बेटी को हमें जरा भी जो है वो दुख कतई नहीं देना, चाहे वो हमारे साथ कुछ भी कर ले, लेकिन हमें उसके साथ गलत नहीं करना है। तो क्योंकि ना हम हमारे बच्चों को तो ढेर सारा प्यार दे देते, हमारे बच्चे तो हमारे लिए कह देते हैं माँ मेरी माँ, मम्मा प्यारी माँ। लेकिन यही सॉन्ग जब आपकी बहू आपके लिए गुनगुनाए ना, तब आपका जीवन सार्थक मानना। मैं ऐसा सोचती हूँ, मेरा ये सोचना है। तो उसके दुख में दुखी होना, उसकी अगर कोई घर में ऐसा कुछ होता है तो उसकी साइड लेना, क्योंकि आप भी एक औरत हो, है ना, आप भी एक औरत हो। तो एक औरत ही औरत का दुख समझ सकती है। तो एक औरत हो तो एक औरत का दुख और एक औरत की तकलीफ़ को समझना। मैं औरत हूँ और आप औरत होने के नाते आप एक औरत का दुख समझती हूँ। आप लोग जो मुझे बताते हो ना, तो मुझे दुख होता है, सुन के ही दुख होता है कि ये बीत गया है, ये हो गया। इंस्टा में भी कई लोगों ने मुझसे बहुत सी चीज़ें शेयर की थी। अब तो मैं इंस्टा देखती नहीं या मैं रखती, लेकिन एक औरत होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि एक औरत की हम साइड लें, है ना। तो हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं, मम्मी, मैं, शुभ्रा, कोशिश तो पूरी करते हैं कि जो किसी उसको अपनी बेटी माने, उसको अपनी बेटी समझे, उसको दुख न दे। फिर भी जाने अनजाने कोई गलती हो सकती है, इंसान है, गलती तो हो सकती है। तो हो सकता है हम कोई भुलावे में ही गलती कर दें, लेकिन उसके दुख में खुद दुखी अगर आप हो रहे हो ना, तो ये चीज़ है कि जब वो जागृति की विदाई हो रही थी, तब उसकी मम्मी, उसके पापा, उसके भाई, उसकी बहन इतना रोए थे। उसको देखकर हम लोग रोए, पता है। जागृति की विदाई में मैं, मम्मी, शिप्रा, मेरी बुआ, मेरी दादी, हम सब रोए थे, और जो भी उपस्थित थे उस विदाई में वो सब रोए थे। तो वो, क्योंकि वो पीड़ा हम समझ सकते हैं। मम्मी की हम 2 बेटियां हैं, मेरी खुद इलू है, तो मैं तो अभी से रोती हूँ उसके लिए। अभी से मुझे ऐसा लगता है यार, जब किसी की विदाई, मैं अपनी विदाई में इतनी रोई नहीं, आप लोगों को बता दूँ। मेरी मम्मी को भी पता है, पापा को भी, या ये इन्होंने मुझे रास्ते में बोला था तुम तो रोई नहीं, जैसे और लड़कियाँ भैं करके रोती, मैं रोई नहीं थी उतनी, ठीक है। तो लेकिन जब कोई अगला रोता है अपनी विदाई में, तो मुझे वही पीड़ा होती है कि उसकी माँ को और उसकी खुद को हो रही होगी। तो हम सब भी उसकी मतलब विदाई में बहुत रोए। तो जब भी वो रोती है जागृति, तब ना हम लोगों की से भी आंखों से आंसू निकलते हैं, और मम्मी तो उसी पल रोने लगती है। मेरी मम्मी जैसे ही वो रोएगी उसी पल रोने लगती। अभी क्या हुआ, लॉकडाउन का एक वाक़या बता रही हूँ कि देखो, लॉकडाउन था और उसके घर के साइड कर्फ्यू लग गया था, जागृति के घर के साइड, ठीक है। तो वो जा नहीं पाई। एक दिन क्या हुआ, मम्मी इधर आई हुई थी और हम लोग गए थे, तो हमने उसको कह दिया था कि जब मम्मी से मिल के आ जाओ। तो वो बस सिर्फ 20 तारीख को अपनी मम्मी से मिली हुई थी, 20 मार्च या 21 मार्च को, फिर वो आ गई थी, ठीक है। उसके बाद तो 23 तारीख से लग गया ये सब, और फिर उसके घर के साइड 1-2 केस आ गए, उस साइड को ही कर्फ्यू लगे। केस नहीं आए थे, मतलब 1 किलोमीटर में कर्फ्यू लग गया था, तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो गया था। और पहले लॉकडाउन था भी स्ट्रिक्ट, तो अब वो जा नहीं पाए, तो बिल्कुल उसने चूप भी नहीं की जाने की, ना तो कुछ कही। लेकिन हम लोग को ये लग रहा था कि वो जाए, तो हम उसको कहते थे यार चल कर्फ्यू और तोड़ के कोशिश करते हैं कि तुम चली जाओ, मिल लो। बहुत दिन हो गए थे यार, बहुत दिन हो गए थे। ये देखो, उसी शहर में आप हो और आप नहीं जा पा रहे हो, तो वो है ना, तो वो वैसे उसने कभी रोई नहीं, ना कहा कि मैं घर जाऊं, लेकिन कभी याद आ जाती है तो वो कोई ऊपर रो ली थी, तो उससे हमें भी बहुत दुख। और दूसरा, जब मैं और शिप्रा मेरी बता रहे थे ना हमारी बातें, तो जब हम बैठे थे बातें कर रहे थे, तब वो अपनी बहन को याद करके रो ली थी, ठीक है। उस दिन भी हम उसके साथ रो लिए थे। मतलब
हम लोग की कोई बात चल रही थी, हम बता रहे थे कि हम किसी और को बताएं ना बताएं, मैं मेरी मम्मी को बताऊँ नहीं तो सबसे पहले मैं मेरे साथ जो कुछ अगर गलत हो जाए या मुझे कोई पीड़ा हो या मुझे कोई दुख हो तो मैं शिप्रा को कॉल करती हूँ। बहन को करते ही हम अपनी बहन को, क्योंकि बहन एक सहेली जैसी होती है। तो वैसे ही वो तो ट्विंस है तो वो भी करते होंगे। तो वो उसी टाइम वो रो पड़ी और जैसे उसका रोना था वैसे ही मम्मी का रोना था। तो उसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा में भी मम्मी समझ रही है, या हम लोगों को उसके दुख से दुख हो रहा है तभी आँख से आंसू जो है वो निकल रहा है। तो बच्चे की जो अगले की बच्ची है उसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा मानो। तो हमने बहुत कही थी, वो गई नहीं, हरगिज़ नहीं गई, लॉकडाउन तोड़ के या फिर कुछ भी करके वो गई नहीं मम्मी से। जब उसके वहाँ से कर्फ्यू हटा तभी वो अपनी मम्मी के घर गई, वरना वो यहीं थी। मैं भी रही थी, कितने दिन रही मैं, 20 मार्च के बाद वो गई नहीं थी। तो इसलिए अभी वो रह के आई थी, कितने दिन रह के गई, 10-15 दिन इसलिए रह के आई थी। तो कहने का मतलब ये है कि उसके दुख में, उसकी पीड़ा में खुद दुखी हो, उसकी पीड़ा को पीड़ा जो अपनी पीड़ा समझना। आप अपनी बहू के, बहू नहीं अब बेटी मान के लाना उसको, तब जो है आपका घर स्वर्ग बन सकता है। यही कह सकती हूँ, क्योंकि जो आपके साथ हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता। उसे और किसको समझाऊँ मैं, आप लोगों को ही समझा सकती हूँ, क्योंकि आप मुझे देखते हैं। तो भविष्य में ऐसा कीजिए कि किसी की बेटी आपकी वजह से ना रोए, ना दुखी हो, उसका एक आंसू निकला ना तो वो आपको बद्दुआ लगती है। चाहे वो दिल से बद्दुआ नहीं देगी, लेकिन अगर उससे आपकी वजह से कोई पीड़ा होती है या दुख होता है और उसका आंसू निकल गया तो वो बद्दुआ हमें लग जाती है। ऐसी बद्दुआ कभी मत लेना, किसी से मत लेना, ऐसी वाली किसी बच्ची की बद्दुआ मत लेना। तो आप लोगों से यही कह सकती हूँ मैं, बाकी तो हम क्या कह सकते हैं। तो और कमेंट क्यों स्पैम में जाते हैं मुझे नहीं पता। एक तो इतने बड़े बड़े जो कमेंट्स होते हैं मे बी इसी वजह से जाते हैं। आप लोग ना एक साथ लिखते हो ना पूरी, तो मे बी इस वजह से वो स्पैम में चले जाते हैं वो कमेंट। तो या फिर हेड फॉर रिव्यू में चले जाते हैं, तब या तो मैं उसको अप्रूव करूं या फिर स्पैम को तो मेरे को डिलीट ही करना पड़ता है। स्पैम को मैं नहीं रख सकती शायद, क्योंकि उससे चैनल को खतरा होता है। तो फिर डिलीट करने पड़ते हैं या डिलीट मारने पड़ते हैं, या फिर कुछ स्पैम वर्ड्स होते हैं उसकी वजह से जो है कमेंट स्पैम में जाते होंगे। और मैं समझ नहीं पा रही, कोई नॉर्मल कमेंट भी जो होता है, लेकिन अगर वो बड़ा है तो वो स्पैम में चला जाता है, बड़ा कमेंट। तो इस वजह से मैं आपका रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ। तो कोशिश कीजिए थोड़ा छोटा कमेंट हो और 2-3 लिख दीजिए 2-3 कमेंट कर दीजिए, एक इतना लंबा लिखने की बजाय, तो स्पैम में नहीं जाएगा। ठीक है, तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।